पानी के अंदर एलईडी का बल्ब लगा हो, Yes, sir. उसको पकड़ के ऊपर को उठा दो। Sir, व्हाट हैपेंस बेटे इन दैट केस, एवरीबॉडी विल स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सबकी। अच्छा बेट, कहाँ गई? जी। अब क्लियर है सर? सर ब्लर आ रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ब्लर है बेटे। नॉन मेडिकल में भी ब्लर है पिक्चर बेटे इन प्लेनर। कभी कभी आपसे पूछते हैं मिराग इफेक्ट इन प्लेनर रीजन, तो आपने वो रोड वाली एग्जांपल देनी है। अब थोड़ा सा मैं बोर्ड के ऊपर जो बना हुआ है वो आपको समझाऊंगा, फिर टीआईआर की कोई और एप्लीकेशन भी बताता हूँ। देखो बेटे, आप इसमें डेंसर से रेयर की तरफ लाइट थ्रो कर रहे हो। ये हमारा केस नंबर 1 है। लो क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम, और यहाँ पर रेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होएगा इंसिडेंस से जब भी लाइट डेंसर से रेयर में। तो इस फर्स्ट केस में मैंने दिखाया लाइट सक्सेसफुली गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब मैंने क्या करा, इस सोर्स ऑफ लाइट को S1 पोजीशन से उठाकर ऊंचा कर दिया, S2 पोजीशन पर लेकर आया। सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर, सेकंड फिगर S1 से S2 की तरफ ऊंचा कर दिया, तो ये वाला एंगल पहले के वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से कहीं ग्रेटर हो गया, और आप देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ग्रेटर हो गया। यानी टीचर ने तो यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R डैश इज ग्रेटर देन R। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेजिंग, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। और इस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है ना आई डैश, उनको हमने स्पेशल नाम दे दिया सी, और सी का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। तो कोई बच्चा बोलेगा, मेरे से पूछ सकता है बच्चा, सर इसका मतलब क्रिटिकल एंगल और ग्रेजिंग दोनों बातें इकट्ठी होंगी, और इधर से एंगल सी बनेगा और इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होएगा, और लाइट गोज अलोंग द रिफ्रैक्टिंग एज, ना ही रेयर मीडियम में आएगी वापिस, ना ही डेंसर मीडियम में वापिस आएगी, ना रेयर में निकलेगी। तो आंसर इज यस, 90 डिग्री और क्रिटिकल एंगल दोनों बातें इकट्ठी होंगी, और इस प्रोसेस को ग्रेजिंग बोलते हैं। वैसे इसको ग्रेजिंग क्यों बोलते हैं आपको तो पता ही है। ग्रेजिंग का मतलब होता है ग्रेज मैंने घास चरना, लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको पता है अच्छे से कि अगर खेत में ऐसे मवेशी घास चरते हुए जाते हैं ना, जितनी जगह पर वो घास चरते हैं वो बिल्कुल समतल हो जाता है घास पास। तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट गई तो उसने रेयरर और डेंसर मीडियम को जैसे सेपरेट कर दिया होगा मुलायम करके, वहां से इन्होंने वर्ड उठा लिया ग्रेज। तीसरी बात है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डी डबल डैश जो है ना, वो इस वक्त क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर होगा। यानी टीचर ने सोर्स ऑफ लाइट को S2 से भी ऊंचा उठाकर S3 पोजीशन पे रख दिया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से भी ग्रेटर हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 से भी ग्रेटर होना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन है कि लाइट रिफ्रैक्टिंग एज पे जाने की बजाय डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाए, डेंसर से गई डेंसर में ही वापस आ जाए। इस वक्त इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर टीचर का मार्कर रखा हुआ है, यहां पर लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिकली जीरो होती है। सारी जितनी ब्राइट लाइट एज एन इंसिडेंट लाइट, उतनी ब्राइट लाइट ही प्रैक्टिकली वापस आ जाती है। आपको मैं बताऊं कि अगर किसी लड़के को यहां पर खड़ा कर दें और उसको ये सोर्स ऑफ लाइट ना दिखे, उसको इतना पोर्शन दिखे बस, इधर गत्ता लगा दो इधर गत्ता लगा दो, अब उससे पूछो इनमें से इंसिडेंट लाइट कौन सी है और रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है, नहीं पता है। ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट पर्सन भी इस लाइट की ब्राइटनेस और इस लाइट की ब्राइटनेस में फर्क नहीं बता पाता। थ्योरेटिकली बताऊं तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट की जो ब्राइटनेस है बहुत ही मामूली कम होती है, और प्रैक्टिकली बताऊं तो जितना ब्राइट ये उतनी ही ब्राइट ये, यानी टोटल की टोटल लाइट वापस आ गई। इसलिए टोटल उसी मीडियम में वापस आ गई, डेंसर की डेंसर में। इसलिए इंटरनल लगता ऐसे है कि जैसे मिरर से टकरा कर आई हो, इसलिए रिफ्लेक्शन वर्ड लगा दिया, जबकि असली में मेन प्रोसेस कौन सी है, ये रिफ्लेक्शन। इसीलिए ये टीचर ने तीनों केस बनाए। पहले वाले केस में लाइट
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा डेंसर मीडियम में कम है तो वो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में सक्सेसफुली चली जाएगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रिफ्रैक्टिंग एज के अलोंग चले जाएगी, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होएगा। उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और ये क्रिटिकल एंगल सभी पेयर्स के लिए अलग होता है। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर इज नॉट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एंड एयर इज नॉट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड एयर। तो जो भी आपका ये पेयर अलग बनेगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग बनेगी। ये था ग्रेटिंग वाला केस। देखो सेकंड केस और थर्ड केस में लाइट डेंसर मीडियम से जाती है और डेंसर में इक्वली ब्राइट वापस आ जाती है। इसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर होता है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको वर्बली समझा रहा था ऐसे करके जब हमारा कैमरा कम क्लियर था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों केस समझ आ गए। ये सारे केस तब है जब लाइट डेंसर से रेयर में की तरफ थ्रो करिए था। जिनको ये तीनों केस समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर, प्लीज गिव मी द फीडबैक। शाबाश शाबाश, आगे चले जल्दी से जल्दी। अब इसको हम मेमोरी में डाल के, टीचर ने बोला आपको TIR की एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ उनके जिनको मैंने समझा दिया उनके नाम बताऊंगा। एक तो मैंने आपको बताया डायमंड ग्लिटरिंग। डायमंड क्यों चमकता है, उसकी ग्लिटरिंग। ओके। दूसरा मैंने आपको समझाया मिराज इफेक्ट इन डेजर्ट्स, जिसमें कैमल राइडर वाली बात थी, पानी का इल्यूजन लगता है। मिराज इफेक्ट इन डेजर्ट, हॉट सनी डे होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बताया मिराज इफेक्ट इन प्लेनर रीजन। मिराज इफेक्ट इन प्लेनर रीजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सड़क टू व्हीलर राइडर को गीली लगती है, प्लेनर रीजन। ओके। चौथा मैंने आपको बताया बेटे, ध्यान से सुनना, चौथा होता है बेटे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटे। ये एक फाइबर होता है ऐसे, ध्यान से सुनो, और एक डबली लेयर होता है। जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है और बाउंड्री भी ट्रांसपेरेंट होता है। सेंटर वाले पोर्शन को बोलते हैं कोर और साइडों वाले पोर्शन को बोलते हैं क्लैडिंग। जो कोर होता है ना वो डेंसर मीडियम होता है और क्लैडिंग रेयर मीडियम होता है। अब ध्यान से सुनो होता क्या है, इसमें हम एक बार लाइट को ऐसे भेज दें तो वहां पर TIR हुई, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है, TIR हुई, इधर आ गई। फिर डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है पर क्रिटिकल एंगल से उससे बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से TIR और उधर से फिर से TIR। तो मल्टीपल TIR होते होते इसमें से सिग्नल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। लेट मी टेल यू, लाइट भी चले जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी TIR को शो करती है। और क्योंकि टीचर ने बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाइट की एनर्जी प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब ही नहीं होती, टोटल वर्ड लगता है। तो मैं बताना चाहूंगा अगर ये टोटल ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, अगर अगर ये 5000 किलोमीटर लॉन्ग भी हो, 5000 मीटर नहीं कह रहा, किलोमीटर लॉन्ग भी हो, तब भी ये सिग्नल उतना ही ब्राइटनेस उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ आगे पहुंच जाता है। यानी चंडीगढ़ से छोड़ा हुआ सिग्नल आपके बॉम्बे तक आसानी से पहुंच जाएगा, उससे आगे भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल है, मोबाइल फोन के सिग्नल है, उनको हमें ऑप्टिक फाइबर के थ्रू भेजना चाहिए। होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने ये फोन मिलाया पर्टिकुलर नंबर को, तो मेरे फोन से मैसेज जाता है, कहां पर जाता है, ये मैसेज चला गया। हाँ जी सर। नथिंग सर, नथिंग। ओके,
मेरे फोन से ये मैसेज चला गया, ध्यान से सुनो, इसको टावर मान लेते हैं, ये टावर चला गया, टावर इसको कैच करेगा मेरे फोन से, टावर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, जमीन में आ जाता है, जमीन में बहुत बड़ा नेटवर्क जाला फैला हुआ है, जैसे ब्रेन में नाड़ियों का जाला है, हार्ट में नाड़ियों का जाला है, पूरे शरीर में नाड़ियों का जाला है, इस तरह से पूरी जमीन में जो हमारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, जियो है, टाटा है, और भी जो बीएसएनएल है, इन सभी ने कुछ कुछ एरिया बांट रखे हैं, इसके नीचे ये ऑप्टिक फाइबर का जाला बिछा देते हैं जमीन के अंदर, ऑरेंज कलर की पाइप होती है, मिट्टी में दबाई होती है, कभी आपने देखी हो, तो उसके अंदर वो सिग्नल चला जाएगा, सारी ऑप्टिक फाइबर में वो सिग्नल फैल जाएगा, लेकिन फोन नंबर के अंदर आखिर के 2 डिजिट क्या है या फ्रंट के 2 डिजिट क्या है, उसमें कोड छुपा होता है, और उसके हिसाब से सिग्नल एक पर्टिकुलर टावर पकड़ लेगा, पर्टिकुलर, मान लो मैंने यहां से बॉम्बे नंबर लगाया किसी को, तो उनके टावर ने, ये वाले टावर ने सम ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला रिजल्ट समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा। दूसरा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ए प्लस डेल्टा, देख लो कहां पर है, ए प्लस पिंक कलर वाला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दूसरा रिजल्ट है, इसका भी पेपर में प्रूफ आ जाता है 3 मार्क्स, इसका पेपर में प्रूफ आ जाता है 2 मार्क्स, ओके, आना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी बात सुन लो ध्यान से, अगर इस सोर्स ऑफ लाइट को मैं ऊपर या नीचे करूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डायरेक्शन वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करने से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू में चेंज पाया गया, और इन दोनों में जब ग्राफ ड्रा करा गया तो वो ग्राफ आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जीरो, इसका जो ग्राफ आता है वो पैराबोला आता है, पैराबोला, सभी बच्चों ने याद रखना है, उस ग्राफ की शेप ऐसे, ठीक है, इसका नाम भी पूछ लेते हैं पेपर में। एक चीज आपने नोट करी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन कम आ रहा था, तभी ग्राफ ऐसा आया, फिर एक जगह पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, इतना हो गया, इसको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अब फिर से आई जब बढ़ा, हम तो आई को तो बढ़ा ही रहे हैं लगातार, आई को कैसे बढ़ाना है, आई को बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इस सोर्स को नीचे को दबाते जाओ, अपने आप ही आई बढ़ता जाए, आई को बढ़ाने से फिर ये डेल्टा फिर से बढ़ने लग जाते हैं, देखो फिर से इधर से ऊंचा उठने लगता है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन एक मिनिमम एंगल को फॉलो करता है, उसके बाद फिर से बढ़ता है, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है ये डिपेंड करता है प्रिज्म का मटेरियल कौन सा है, क्या वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, क्या वो बर्फ का बना हुआ है, क्या वो कांच का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, फिर कांच की भी टाइप्स होती है, रूबी ग्लास, फ्लिंट ग्लास की तरफ है। अब एक बात हो, ये भी एक तीसरा रिजल्ट हो गया, ठीक है, ग्राफ पूछना है। फोर्थ रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट सुनो बच्चे, फोर्थ रिजल्ट ये है, फोर्थ रिजल्ट, शाबाश, फोर्थ रिजल्ट ये है कि एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम के बराबर होता है तब देन ये पाया गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आपस में बराबर होते हैं और दोनों एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ के बराबर हो जाते, और साथ के साथ ये भी पाया गया आई इज इक्वल टू ई, कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा बी, ये फोर्थ रिजल्ट है। फिफ्थ रिजल्ट सुन लो, फिफ्थ रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट इसके अंदर, इस प्रिज्म का कोई मटेरियल होगा, प्लास्टिक होएगा, बर्फ होएगा, कुछ ना कुछ होएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का तरीका सुन लो, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल ले लो और R1 ले लो,
एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, यानी कि स्नेल्स लॉ लगा दिया। एक तरीका तो ये है। इसी प्रिज्म के म्यू को निकालने का दूसरा तरीका भी है, वो भी सुन लो। म्यू ऑफ द प्रिज्म ये ले लो। इधर से टीचर ने बोला था ना मिरर रख दो तो लाइट रिट्रेस करती है, तो अगर मिरर रख दिया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, यानी कि स्नेल्स लॉ दोबारा से लगा दो, साइन ऑफ R2। ये भी म्यू को निकालने का एक और तरीका है। इसी म्यू को निकालने का एक तीसरा तरीका भी, वो भी सुन लो। सबसे खास वो होता है, ध्यान से सुनना बेटी, साइन यहां लिख दो, साइन यहां लिख दो। अब बीच के एंगल देखो, यहां पर तो a/2 एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ, और नीचे a प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, दोनों को ऐड करके उसका मीन लेके उसको एंगल बनाना। उसी म्यू को निकालने का और तरीका। तो आप गौर से देखो, टीचर ने बोर्ड के ऊपर रे डायग्राम बनाने के साथ साथ फार्मूले कितने लिख दिए, 1 2 3 4, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 6 7 फार्मूले और ऊपर से डायग्राम। और खास बात यह है कि मैंने इनका प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ सभी को आपके पास आना चाहिए। और अगर सर से कोई गलती से रह गया हो तो उनको याद करा देना, सर करा देंगे। और तो मैं करा आना, हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।